नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता का यदि नाम लिया जाए तो एक नाम आता है ननकीराम कंवर। इनकी उम्र तो है 83 साल, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार की खामियों को लगातार वो प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी हाल में ही पीडब्ल्यूडी के सबसे वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट में बैठे हुए इंजीनियर इन चीफ विजय कुमार भतपरी के विरुद्ध जो शिकायतों का पुलिंदा प्रस्तुत किया है और साफ तौर पर इस बात की चेतावनी जारी की है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मामला सीबीआई तक ले जाया जाएगा। हालांकि ननकीराम कंवर की ओर से ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के वन विभाग के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए यानी पीसीसीएफ चीफ वी श्रीनिवास राव का भी कच्चा चिट्ठा खोला था। ऐसे ही डीएमएफ फंड के माध्यम से कई कलेक्टरों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला था और बताया था कि डीएमएफ फंड में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। ननकीराम कंवर सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, खुद पुराने अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट का भी रुख करते हैं। सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ था उस मामले को राष्ट्रीय पटल में हाईकोर्ट के माध्यम से लाने में ननकीराम कंवर की ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछले कुछ सालों में ननकीराम कंवर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या वो शुरू से ऐसे रहे थे, इस बारे में हम सिलसिलेवार ढंग से आगे समझेंगे कि किस तरह से 83 साल के ननकीराम कंवर और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। वैसे ननकीराम कंवर को जानने समझने वाले उनके तेवर को भी अच्छी तरह से समझते हैं। 1977 में पहली बार रामपुर सीट से विधायक चुने गए थे और यहीं से करीब 6 बार वो विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वैसे तो पार्टी की ओर से 75 पार वालों के लिए विराम का एक अघोषित नियम लागू है, लेकिन ननकीराम कंवर के आज की तारीख में जिस तरह से तेवर है और जिस तरह से वो जोश दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल यदि मैं उनके द्वारा उठाए गए सबसे ताजा मामले के बारे में बोलूं तो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्य सचिव विकासशील और पीडब्ल्यूडी सचिव कमलप्रीत सिंह को पत्र लिखकर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ यानी ईएनसी विजय कुमार भतपरी की शिकायत में उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया है। ननकीराम कंवर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि विजय कुमार भतपरी अलग अलग पदों में रहते हुए नियमों की अनदेखी कर अपने चहेते ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाते रहे हैं। उनके विरुद्ध इससे पहले भी कई और मामले हैं, इसलिए विजय कुमार भतपरी के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराई जाए। दरअसल ननकीराम कंवर पीडब्ल्यूडी के मामले में ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में भतपरी को नहीं चाहने वालों ने मजबूत शिकायत के लिए कुछ सबूत भी ननकीराम कंवर तक उपलब्ध करा दिए हैं। वैसे कुछ विभागीय सूत्रों ने हमसे भी संपर्क किया था। हम उन मामलों की समीक्षा कर ही रहे थे कि ननकीराम कंवर ने इस मामले को उठा दिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में उनके इस पत्र को देख सकते हैं, इसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि विजय कुमार भतपरी को गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया है। 2007 में अधीक्षण अभियंता सिविल की रिव्यू डीपीसी आयोग से कराए जाने की प्रक्रिया पहले से तय थी, जिसकी तारीख 27 दिसंबर 2010 को मिल भी चुकी थी। इसके बावजूद पूर्व डीपीसी बैठकों में कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों को छिपाकर विजय कुमार भतपरी को पदोन्नति का लाभ दिया गया, जिससे विभाग के भीतर आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति भरोसा कमजोर हुआ है। इसी तरह विजय कुमार भतपरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हुए ननकीराम कंवर ने स्पष्ट किया है कि 1993 में उनकी एक विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत सहायक अभियंता के रूप में पहली पोस्टिंग हुई थी, जबकि 2003 में उन्हें कार्यपालन अभियंता बना दिया गया। राजनांदगांव संभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अपनी पहली पोस्टिंग में उन्होंने मानपुर संबलपुर मार्ग जो कि 51 किलोमीटर का था, उसके लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध 10 करोड़ का भुगतान कर दिया, जिसके विरुद्ध मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता ने 4 जुलाई 2006 की रिपोर्ट में 4.37 करोड़ की अतिरिक्त खर्च यानी भ्रष्टाचार का साफ तौर पर उल्लेख किया है और इस अपराध को छुपाने के लिए 3 मेजरमेंट बुक गायब हो गई। क्योंकि ननकीराम कंवर पुराने खांटी वकील रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, वो अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में पटवा सरकार में भी मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में भी गृह मंत्री थे। खाद्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कालाबाजारी रोकने के लिए गाड़ियों का पीछा खुद किया था। कई बार इतने तगड़े औचक निरीक्षण किए थे कि उस समय की सरकार को भी असहज होना पड़ा था। मौजूदा समय में वो विधायक नहीं है, लेकिन उनकी पुरानी प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि जब भी वो पत्र लिखते हैं
और अपने व्यवहार को सार्वजनिक करते हैं तो मौजूदा समय में स्वाभाविक रूप से मौजूदा सरकार को असहज होना पड़ रहा है। ननकी राम अपने पत्रों में खुलकर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखते हैं। बीते साल यानी 2025 की अप्रैल में उन्होंने छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ चीफ वी श्रीनिवास राव के बारे में बेहद गंभीर शिकायतें प्रस्तुत की थी। अपनी शिकायत के समर्थन में उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि वी श्रीनिवास राव की पोस्टिंग तो पिछली सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसलिए की थी क्योंकि वी श्रीनिवास राव उनके खासम खास थे, बेहद चहेते थे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से बिलासपुर की लूथरा शरीफ मस्जिद और मरवाई की मटिया डांड की दरगाह मस्जिद के सामने कैंपा फंड से वी श्रीनिवास राव ने मोहम्मद अकबर के वन मंत्री रहते एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए एक खास मजहब वालों के समर्थन में सरकारी धन का करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया था। उन्हीं वी श्रीनिवास राव के बारे में ननकी राम कंवर ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती के मामले में मौजूदा सरकार के समय में भी वी श्रीनिवास राव का न तो व्यवहार बदला है न तो कार्यशैली बदली है। साफ तौर पर वी श्रीनिवास राव भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा ननकी राम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2025 में पत्र लिखकर स्पष्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ श्रीनिवास राव कांग्रेस का एजेंट बनकर पद का दुरुपयोग और कैंपा योजना में व्यापक भ्रष्टाचार कर चुके हैं। उन्होंने 1028 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में जमकर धांधली की है। कैंपा योजना के अंतर्गत मिले केंद्र सरकार के बजट और दिशा निर्देशों की साफ तौर पर अनदेखी करते हुए श्रीनिवास राव ने अपने करीबी रिश्तेदारों और पसंदीदा ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के कार्य सौंपे। इसके आगे ननकी राम कंवर ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया, बाजार दर से अधिक कीमत पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति करवाई गई और गुणवत्ताहीन कार्य वी श्रीनिवास राव के देखरेख में किए गए। कई दूरस्थ इलाकों में कागजों में काम दिखाया गया जबकि मौके पर असल में कोई काम ही नहीं हुआ। इसी क्रम में वी श्रीनिवास राव के बारे में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ननकी राम कंवर ने यह भी स्पष्ट किया कि नवंबर-दिसंबर 2024 में वन रक्षकों की भर्ती के लिए करीब 4,25,000 आवेदकों ने अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह उम्मीद रखी थी कि हैदराबाद की जो कंपनी आवेदकों का नापझोंक कर रही है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच करेगी, जैसा कि नियमों के अनुसार होना था। लेकिन वी श्रीनिवास राव ने अपनी मनमर्जी दिखाई। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापझोंक करने वाली कंपनी चूंकि हैदराबाद की थी और वी श्रीनिवास राव के पसंद की थी, इसलिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होने के बावजूद सूर्यास्त के बाद भी नियमों के विपरीत जाकर उस हैदराबाद वाली कंपनी को विशेष छूट प्रदान करवाई गई। अब यहाँ गौर करना होगा, हैदराबाद में वी श्रीनिवास राव की पत्नी का आलीशान, बेहद आलीशान भव्य हॉस्पिटल है। उसकी भव्यता और आलीशान होने के लिए कितना खर्च हुआ, ये पैसे कहाँ से आए, ये एक अलग जांच का विषय है। वैसे ननकी राम कंवर के ऐसे व्यवहार की भारतीय जनता पार्टी में भी तारीफ हो रही है और कांग्रेस को भी थोड़ा खुश होने का मौका मिल जा रहा है। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 83 साल के युवाओं जैसा जोश दिखा रहे ननकी राम कंवर कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में बेहद सक्षम और कारगर सिद्ध हुए हैं। जैसा कि सीजीपीएससी के मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सीजीपीएससी घोटाले में कई भाई बहन, बेटी दामाद और कांग्रेसी रिश्तेदारों को सीजीपीएससी के माध्यम से धांधली करते हुए गलत तरीके से बड़े बड़े पदों में नियुक्त करवा दिया गया। ननकी राम कंवर की याचिका पर हाई कोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शासन को जांच करने के लिए कहा। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 7 फरवरी 2024 को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी अपराध दर्ज कर लिया। बाद में मामला सीबीआई को दिया गया, जिसकी परिणति ये रही कि भूपेश बघेल के पुराने सेक्रेटरी और पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप नियंत्रक ललित गणवीर के साथ कई अन्य अफसरों और कांग्रेसी नेताओं को भी आरोपी बनाया गया। वैसे तो 2023 के विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले मई 2023 में जब ये मामला उजागर हुआ था, तब उस समय विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव से पहले सीबीआई जांच का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद अब जब सीबीआई जांच हो रही है तो जांच कराने में भी ननकी राम कंवर की
अहम भूमिका है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी अलग से दबाव है। अब यहाँ गौर करना होगा, सीबीआई ने अपनी जांच के दायरे को और बढ़ा लिया है। सीजीपीएससी के माध्यम से सिर्फ 2021-22 नहीं, 2019 जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी तब से मामलों की जांच की जा रही है। कई तरह की बातें, चौंकाने वाले रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। 9 जुलाई 2024 को दर्ज कराई गई एक एफआईआर के अनुसार 2019 में की गई 1384 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में भी बहुत भारी गड़बड़ी की गई। पहले तो इस परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि एक ही परीक्षा केंद्र में बैठे हुए 50 अभ्यर्थियों में से 36 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। अब आप सोचिए, एक परीक्षा केंद्र, 50 अभ्यर्थी, 36 बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसी खगोली घटना लाखों साल में एक बार होती है, वो भी तब जब टामन सिंह सोनवानी जैसा सीजीपीएससी का चेयरमैन हो और 2022 में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनकी बेटी दीप्ति बघेल का चयन भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो जाता है। ये वो मामले हैं जिनमें ननकीराम कंवर ने पहल की थी। ननकीराम कंवर यहीं नहीं रुके, उन्होंने डीएमएफ वाले मामले में भी कई कलेक्टरों के विरुद्ध बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि खासकर कोरबा और दंतेवाड़ा में किस तरह से 10,000 करोड़ का डीएमएफ घोटाला हुआ है। इसके लिए भी उन्होंने पत्र लिखे, कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बाकायदा दिसंबर 2024 में एक पत्रकार वार्ता लेते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई खुलासे किए और बताया कि डीएमएफ की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर कोरबा, दंतेवाड़ा और प्रदेश के सभी जिलों के कार्यों की सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाए। इसके लिए मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि डीएमएफ फंड से कोरबा के सोनालिया पुल का अंडरब्रिज का काम चल रहा है, जबकि नियमानुसार डीएमएफ फंड से यह काम नहीं करवाया जा सकता। वैसे ननकीराम कंवर की ऐसी पहल को मौजूदा सरकार का भी समर्थन मिला हुआ है, वो अलग बात है। खुलकर कोई कुछ नहीं कहता, ऐसा तो नहीं। सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के सारे सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं। ननकीराम कंवर जैसे भी लोग होते हैं जो खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में कुछ बातें चौंकाने वाली सामने आई है। ननकीराम कंवर को भी हवा देने वाले कुछ उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो ननकीराम कंवर के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि तीर कब, किस पे और कैसे चलाना है। राजनीति की ऐसी रफ्तीली राहों को जानने समझने के बावजूद हम आपसे आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।